नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। छोटी सी है पर गहरी। हाँ, कहानी का नाम है रात का मेहमान और ये हमें ले जाती है बिहार के एक छोटे से गांव डुमरा में। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं जिनसे पता चलता है कि कैसे एक बंद कमरे में हत्या हुई, फिर जांच कैसे उलझी और सच कैसे सामने आया। बिल्कुल। और कहानी शुरू होती है एक क्लासिक रहस्य वाली स्थिति से। गांव के सबसे अमीर आदमी रामलाल चौधरी अपने ही घर में मृत पाए जाते हैं। और सबसे खास बात, कमरा अंदर से बंद है। हाँ, यहीं से इंस्पेक्टर राघव सिंह की जांच का वो दिलचस्प सफर शुरू होता है। तो आज हमारा इरादा है इन्हीं स्रोतों के जरिए इस कहानी की परतें खोलना। मतलब ये देखना कि राघव ने सुराख कैसे जोड़े, उस रात हुआ क्या था असल में। हाँ, और कहानी के आखिर में वो कौन सा बड़ा सवाल है जो हमारे दिमाग में रह जाता है। तो चलिए ऐसा सोचते हैं कि हम डुमरा गांव में ही हैं। शाम का वक्त है, माहौल शांत है, लेकिन रामलाल चौधरी की कोठी के अंदर एक राज छुपा है। बिल्कुल। इंस्पेक्टर राघव जब पहुंचते हैं घटनास्थल पर तो पहला सीन ही एकदम किसी जासूसी नॉवेल जैसा है। रामलाल चौधरी नीचे पड़े हैं, खून से लथपथ, और दरवाजा अंदर से पक्का बंद, कोई तोड़फोड़ नहीं। पहली नजर में तो ये नामुमकिन सी हत्या लगती है। बंद कमरे का राज सुलझाना हमेशा से मुश्किल रहा है। मतलब दिमाग चकरा जाता है कि कातिल भागा तो कैसे, या कहीं वो वहीं तो नहीं। लेकिन राघव को एक छोटी सी चीज दिखती है, खिड़की के पास जमीन पर एक टूटी चप्पल का निशान। हाँ, उस वक्त शायद ये बहुत मामूली लगा होगा, पर बाद में पता चलता है कि यही निशान, यही कहानी का रुख मोड़ने वाला था। अच्छा, उस वक्त कोठी में कौन कौन था, मतलब शक के दायरे में? 3 मुख्य लोग थे। चौधरी की पत्नी, जिन्हें सब मेम साहब कहते थे, उनका भतीजा दीपक बाबू, और एक नौकर। नौकर का क्या कहना था? वो तो कह रहा था कि वो रसोई में था, चीख सुनी तो भाग कर आया। और दीपक बाबू, वो बोले कि वो बाहर वाले कमरे में थे, उन्हें कुछ पता नहीं चला। लेकिन मेम साहब, उनके बारे में कुछ खास? हाँ, मेम साहब का जो व्यवहार था ना, वो राघव को थोड़ा अजीब लगा। वो बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रही थीं, पर आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी, या शायद डर। अच्छा। अनुभवी पुलिस वाले ऐसी चीजें पकड़ लेते हैं, है ना? बिल्कुल। और तभी राघव की नजर एक और चीज पर पड़ती है, जिसने शक को और क्या कहते हैं गहरा कर दिया। क्या? मेम साहब के हाथ में एक पुरानी सी डायरी थी, कपड़े के कवर वाली। और जैसे उन्हें लगा कि इंस्पेक्टर देख रहे हैं, उन्होंने फौरन उसे अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा लिया। ओहो, डायरी! मतलब एक तरफ मौत का माहौल, दूसरी तरफ कोई शांत दिखने की कोशिश कर रहा है और कुछ छिपा भी रहा है। हाँ, ये विरोधाभास ही तो है। डायरी छिपाना मतलब राज छिपाना। अब सवाल ये था कि उस डायरी में ऐसा क्या था? क्या उसका रामलाल की मौत से कोई लेना देना था? तो जांच अब कोठी से बाहर निकली होगी, गांव में। अगले दिन, हाँ, इंस्पेक्टर राघव गांव के चौक पर गए। वहां हलवाई की दुकान पर रुके। बातों बातों में ही हलवाई ने एक अहम जानकारी दी। क्या बताया उसने? उसने बताया कि कल रात करीब 10 बजे उसने एक आदमी को देखा था, लाल रंग का शॉल ओढ़े हुए, साइकिल पर तेजी से कोठी के पास से निकला था। लाल शॉल? ये तो बड़ा क्लू हो सकता है। बिल्कुल। राघव को फौरन याद आया। कोठी की तलाशी के वक्त उन्होंने दीपक बाबू के कमरे में ठीक वैसा ही एक लाल शॉल देखा था। तो क्या दीपक ही था वो आदमी? सवाल तो यही था, पर यहाँ एक पेंच था। जब राघव ने दोबारा उस शॉल को देखा ना, हाँ, तो पता चला कि शॉल हाल ही में धुला गया है, एकदम साफ। धुला हुआ है? हाँ। मतलब या तो सबूत मिटाने की कोशिश, या फिर किसी और ने जानबूझकर शॉल वहां रखा ताकि शक दीपक पर जाए। हाँ, ये भी हो सकता है, जिसे रेड हेरिंग कहते हैं ना, ध्यान भटकाने वाला सुराग। सही कहा। जांच इस दिशा में बढ़ सकती थी, पर तभी फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट आ गई, और उस रिपोर्ट ने समझ लो सब कुछ बदल दिया। फोरेंसिक रिपोर्ट? उसमें क्या था? रिपोर्ट में साफ लिखा था कि रामलाल चौधरी पर जो वार हुआ, या शायद धक्का दिया गया, वो किसी बाएं हाथ वाले, मतलब लेफ्ट हैंडेड व्यक्ति ने किया था। ओह, ये तो बहुत बड़ा मूड है। हाँ, क्योंकि राघव को पता था कि दीपक बाबू तो दाएं हाथ से काम करते हैं, राइट हैंडेड है वो। तो फोरेंसिक सबूत ने दीपक को लगभग क्लीन चिट दे दी। बिल्कुल। और वो लाल शॉल वाली थ्योरी एकदम से कमजोर पड़ गई। अब राघव को समझ आ गया होगा कि मामला सीधा नहीं है, उन्हें वापस बेसिक्स पर जाना होगा। हाँ,
घटनास्थल का फिर से मुआयना करना, बारीकी से। यही अच्छे जासूस की पहचान होती है। जब एक रास्ता बंद हो तो दूसरा तलाश हो। तो उन्होंने दोबारा कोठी को देखा? हाँ, पूरा नक्शा बनवाया, हर चीज की जगह देखी, और फिर उनकी नजर उसी टूटी चप्पल के निशान पर गए, खिड़की के पास वाले। अच्छा, वही निशान? इस बार उन्होंने उसे सिर्फ एक निशान की तरह नहीं देखा, बल्कि ये समझने की कोशिश की कि वो निशान वो क्या कह रहा है। और कुछ मिला? हाँ, पता है क्या, ध्यान से देखने पर पता चला कि मिट्टी पर जो निशान था ना, वो बाहर से अंदर आने का दबाव नहीं दिखा रहा था, बल्कि अंदर से बाहर जाने का जोर दिखा रहा था। क्या मतलब? मतलब साफ था, कोई बाहर से अंदर नहीं आया था खिड़की से, तो हत्यारा अंदर ही था। उसने हत्या की, दरवाजा अंदर से बंद किया ताकि लगे कि कोई बाहर से नहीं आया, और फिर खुद खिड़की से कूदकर भाग गया। और वो चप्पल? वो शायद भागते हुए ही खिड़की के चौखट से टकराकर टूटी होगी। अरे बाप रे, ये छोटी सी बात, और इसने पूरा केस पलट दिया। बिल्कुल। अब राघव का शक सीधा उसी पर गया जो शुरू से खटक रहा था, मैम साहब। हाँ, उनका वो अजीब सा शांत रहना, आंखों का डर, और वो डायरी जिसे वो छुपा रही थी। तो अब डायरी की बारी थी। हाँ, राघव को लगा कि अब वही निर्णायक सबूत है। उन्होंने मेम साहब से डायरी मांगी। वो पहले तो मना करती रही, हिचकिचाई, लेकिन इंस्पेक्टर के सामने देनी पड़ी होगी। हाँ, राघव ने पन्ने पलटे, कई पन्ने खाली थे, कुछ पर रोज की बातें। लेकिन फिर कुछ पन्नों पर लिखी बातें पढ़कर राघव चौंक गए। क्या लिखा था ऐसा? एक जगह लिखा था, अगर दीपक को सब पता चल गया तो मैं खत्म हो जाऊंगी, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। इसमें दीपक का जिक्र है, मतलब कोई राज था जिसमें दीपक भी जुड़ा था। हाँ, और मेम साहब को डर था कि वो राज खुल ना जाए। फिर कुछ पन्ने आगे हत्या वाली रात से ठीक पहले की एंट्री थी। उसमें क्या था? लिखा था, आज रात रामलाल फिर मुझे मजबूर कर रहा था, मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है। ओह, तो मतलब ब्लैकमेलिंग। साफ इशारा था। रामलाल का नाम था, मजबूरी का जिक्र था। मेम साहब का मकसद अब धुंधला नहीं रहा था। अब तो राघव के पास लगभग सारी कड़ियां जुड़ गई होंगी। बिल्कुल। मेम साहब का व्यवहार, डायरी, उसमें लिखी बातें, फोरेंसिक रिपोर्ट का बाएं हाथ वाला एंगल, और खिड़की से अंदर से बाहर भागने का निशान। तो उन्होंने सीधे मेम साहब से बात की? हाँ, राघव सीधे उनके पास गए। माहौल में तनाव तो था ही। उन्होंने बहुत शांति से पूछा, मैडम, मैं जानता हूं ये आपने किया है, बस ये बता दीजिए क्यों। और टूट गई वो। हाँ, वो सवाल और शायद राघव की आंखों में जो सच्चाई थी, उसने मेम साहब का बनाया हुआ वो शांति का पर्दा फाड़ दिया। वो रो पड़ी और सब बता दिया। क्या बताया? क्या वजह थी? उन्होंने बताया कि रामलाल चौधरी वो असल में उनके भाई यानी दीपक बाबू से जुड़े कुछ पुराने कागजात इस्तेमाल कर रहा था, शायद कोई कानूनी पेंच या कुछ और उसके दम पर वो मेम साहब को ब्लैकमेल कर रहा था। उनसे कुछ ऐसा करवाना चाहता था जो उन्हें मंजूर नहीं था। और उस रात भी रामलाल उन पे दबाव बना रहा था, कोई धमकी दे रहा था। मेम साहब ने कहा कि उन्होंने मतलब अपनी इज्जत बचाने के लिए या शायद गुस्से और बेबसी में रामलाल को जोर से धक्का दे दिया। इरादा मारने का नहीं था? उनके कहने के मुताबिक नहीं, वो बस उसे दूर हटाना चाहती थी। लेकिन क्या? लेकिन धक्का लगने से रामलाल का संतुलन बिगड़ गया। वो पीछे गिरा और उसका सिर शायद किसी मेज के कोने से या फर्श पर जोर से टकरा गया और मौके पर ही मौत हो गई। हाँ, चोट गहरी थी। राघव ने वो सवाल पूछा होगा, धक्का के साथ से दिया? हाँ, पूछा। मेम साहब ने रोते हुए बताया, बाएं हाथ से, मैं अपना सारा काम बाएं हाथ से ही करती हूँ। तो ये आखिरी पहेली भी हल हो गई, वो लेफ्ट हैंडेड थी। बिल्कुल। फोरेंसिक रिपोर्ट, डायरी, खिड़की का निशान और अब कबूलनामा, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। ये सोची समझी हत्या नहीं थी, ये सालों के शोषण और उस रात की मजबूरी का एक दुखद नतीजा था। बंद कमरे का राज तो खुल गया, लेकिन पीछे एक दर्दनाक कहानी छोड़ गया। हाँ, कानून ने अपना काम किया। मेम साहब को गिरफ्तार कर लिया गया सबूतों के आधार पर। मामला अदालत जाएगा, सजा होगी। पर इंस्पेक्टर राघव ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में एक लाइन लिखी जो सोचने पर मजबूर करती है। क्या लिखा उन्होंने? उन्होंने लिखा, ये खून किसी सोचे समझे गुस्से या नफरत का नहीं, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही मजबूरी और डर का नतीजा था। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये सिर्फ एक पुलिस रिपोर्ट नहीं है, ये उस स्थिति की
मानवीय जटिलता पर एक तरह की टिप्पणी है। सही कहा। राघव कानून के रखवाले हैं, पर वो इंसान भी हैं। शायद वो कहानी का वो पहलू देख पा रहे थे जो कानून की किताबों में नहीं लिखा होता। और उधर गांव में क्या हुआ? गांव में तो ये कहानी एक लेजेंड बन गई। लोग कहने लगे कि उस रात चौधरी की कोठी में कोई बाहर से रात का मेहमान आया था, हत्या करके अंधेरे में गायब हो गया। शायद सच का सामना करना मुश्किल होता है कभी-कभी। हाँ, कहानी ये भी इशारा करती है कि असली रात का मेहमान शायद बाहर से नहीं, बल्कि वो अपराध बोध था, गिल्ट, जो मेम साहब के मन में बस गया था। दिलचस्प बात है ये। कहानी का अंत होता है इंस्पेक्टर राघव के गहरे सवाल के साथ। जब वो जीप में गांव से लौट रहे होते हैं तो सोचते हैं, क्या न्याय और इंसाफ हमेशा एक ही चीज होते हैं? और यही सवाल, यही इस पूरी कहानी का सार है शायद, जो हमें भी सोचना चाहिए। हाँ, हमने देखा कि कैसे केस सुलझा, वो टूटी चप्पल का निशान कितना जरूरी था, लाल शॉल कैसे ध्यान भटका सकता था, फॉरेंसिक साइंस ने कैसे सच दिखाया, और उस छुपी हुई डायरी ने कैसे राज खोले। हत्या का कारण ब्लैकमेलिंग और मजबूरी थी। तो ये कहानी सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, ये हमें इंसानी मजबूरियों, डर और कभी-कभी हालात के हाथों कैसे कोई अपराधी बन जाता है, उसकी तस्वीर दिखाती है। बिल्कुल। और राघव का सवाल, न्याय बनाम इंसाफ, ये बहुत गहरा है। देखो, कानून ने काम किया, मेम साहब को सजा मिलेगी क्योंकि जान तो गई है। ये हुआ न्याय, सबूतों पर आधारित। पर क्या ये इंसाफ है? उनके साथ जो हुआ, जिस मजबूरी में वो कदम उठाया, क्या सजा ही एकमात्र जवाब है? वही तो। राघव की वो टिप्पणी, मजबूरी का नतीजा, वो इसी नैतिक दुविधा की तरफ इशारा करती है। तो ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए भी छोड़ जाते हैं। क्या किसी काम के नतीजे को देखते वक्त उसके पीछे की नीयत, हालात, मजबूरियों को भी देखना चाहिए? क्या कानूनी न्याय हमेशा नैतिक इंसाफ होता है? सोचने वाली बात है। इंस्पेक्टर राघव की तरह शायद ये सवाल हमारे जहन में भी कुछ देर गूंजेगा। इस पर विचार जरूर किया जा सकता है।